जो रिएक्ट जेएस है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन दिखाते हैं आपको। इंट्रोडक्शन क्या है, रिएक्ट जेएस की बात करें तो रिएक्ट जेएस इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड यूजर इंटरफेस। अभी तक आपने जो पढ़ा था एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी बूटस्ट्रैप वगैरह जो भी पढ़ा था, उससे जो एप्लीकेशन बनती थी वो मल्टी पेजेस बनती थी। मल्टी पेजेस का मतलब सारे पेज अलग अलग होते थे। जब आप नेविगेशन की हेल्प से उन पेजों पर क्लिक करते थे लिंक पर, तो वो पेज पूरा का पूरा पेज रीलोड होता था। अगर आप उसी एप्लीकेशन को रिएक्ट में बनाएंगे तो रिएक्ट के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनता है। सिंगल पेज का मतलब एचटीएमएल का एक पेज रहेगा, बाकी कंटेंट लोड होगा। पेज रीलोड नहीं होगा, पेज वही रहेगा, केवल उस पेज पर कंटेंट रीलोड होता रहेगा। जैसे आपके फोन में ऐप होते हैं, ऐप जो होता है एक ही पेज रहता है, कंटेंट लोड होता रहता है। लेकिन यहाँ पर रिएक्ट जेएस से आपका जो एप्लीकेशन बनेगा वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनेगा। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव लगभग 50-60% पार्ट कॉमन है। अगर आपको रिएक्ट जेएस आ गया तो रिएक्ट नेटिव खुद से पढ़ सकते हैं। तो ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए यूज होगा या यूजर इंटरफेसेस के लिए। और इसका प्लस पॉइंट है रिएक्ट जेएस अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। इसके अंदर हमारे यूआई कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें समय समय पर अगर हमें रीयूज करना पड़े तो आप उनको रीयूज भी कर सकते हैं। अब कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रिएक्ट एप्लीकेशन। मतलब कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन है उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका क्या, कंपोनेंट। और इसको किसने क्रिएट किया, फेसबुक ने। फेसबुक ने क्रिएट किया इसको। रिएक्ट जेएस जो है फेसबुक वालों का है और एंगुलर जो है गूगल वालों का है। एंगुलर को गूगल ने डिजाइन किया है, गूगल ने डेवलप किया है, और हमारे रिएक्ट जेएस को फेसबुक ने क्रिएट किया है। अब यहां पर बात करें हम किसकी, इसके एडवांटेज की। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट्स होता है, ओपन सोर्स है, कोई भी पैकेज कोई भी डिपेंडेंसी कोई भी सेटअप अगर आप इंस्टॉल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्ज नहीं है। इसका एप्लीकेशन फास्ट होता है, इसका काम ब्राउजर पर होता है और लार्ज कम्युनिटी होती है। ये इसके क्या है, एडवांटेज है। तो जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो जी, जो एंगुलर वाले हैं वो कहते हैं रिएक्ट जेएस से आप एक लार्ज एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, एक कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, बट ज्यादातर बन जाता है, ये गूगल वाले कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, बन भी जाता है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एचटीएमएल सीएसएस से ये अलग अलग डिप बना रहे थे, तो यहाँ पर डिप के अंदर ये कंटेंट भी डाल रहे थे, इस तरीके से डाल रहे थे। तो अगर इसी को रिएक्ट जेएस में बनाया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और इसी कंपोनेंट को रीयूज करना पड़ेगा जब जब इसकी जरूरत पड़ेगी। एक कंपोनेंट बनाया, इसको रीयूज किया, जो वैल्यू चाहिए वो डायनामिक पास करा दिया। ऐसे काम होगा रिएक्ट जेएस में। सारे अलग अलग कोड के अनुसार वो चेंज होगा। बिल्कुल, एक कंपोनेंट होगा उसको हमें रीयूज करना होगा। अब बात आती है रिएक्ट जेएस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिएक्ट जेएस के लिए आपको एचटीएमएल आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, जीएसएक्स। ये जीएसएक्स एक एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट का। एक्सएमएल जो होता है हमारा वही है ये। एक्सएमएल में जैसे अपने खुद के टैग होते थे, ऐसे इसमें अपने खुद के टैग बना सकते हैं। एचटीएमएल के टैग यूज होंगे, बस यहाँ पर जो एचटीएमएल के एम्प्टी टैग होंगे उनकी सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तभी वो जेएसएक्स बनेगा। पढ़ेंगे आगे जेएसएक्स क्या है और डिटेल में। एनपीएम
एनपीएम का नाम होता है नोड पैकेज मैनेजर। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी का कोई भी सेटअप, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, इसी से होगी। बूटस्ट्रैप यहाँ पे ऑप्शनल होता है रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करो, सीएसएस बूटस्ट्रैप यूज करो, अपना मेन्यू सीएसएस यूज करो रेस्पॉन्सिव के लिए, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हमारा ये काम कैसे करता है रिएक्ट जेएस। काम करने के लिए जैसे हमारा एक हेडर है, एक कंटेंट है, एक फुटर है, तो हमने ये मेरा हेडर कहलाएगा, ये मेरा कंटेंट कहलाएगा, ये मेरा फुटर कहलाएगा। आपने रिएक्ट में कुछ बना के डाल दिया इस तरीके से। इसमें होता क्या है, वर्चुअल डॉम काम करता है। वर्चुअल डॉम का काम क्या है, ये देखो, रन टाइम पर अगर कोई भी चीज आपको चेंज करनी है, आपने कंपोनेंट बना के डाल दिया, रन टाइम पर कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो वर्चुअल डॉम में जाकर चेंज होगा। डॉम समझ के क्या होता है, इंस्पेक्ट करते एलिमेंट जो होता है तो सारा का सारा कंटेंट वही पहुंचता है, अगर कुछ भी चेंज होना है तो वहीं पर चेंज होगा, उसको कहते हैं वर्चुअल डॉम। तुम्हारा जो रिएक्ट है वर्चुअल डॉम पर काम करता रन टाइम में भी चेंज कर सकते है, बिल्कुल। और चेंज इसमें क्या होगा, जिस चीज को आपको अपडेट करना है केवल वही एलिमेंट अपडेट होगा, पूरा कंपोनेंट या पूरा मॉड्यूल रीलोड नहीं होगा। जैसे मुझे H1 में हेलो को चेंज करना है तो हेलो ही चेंज होगा, H1 भी नहीं लेगा। ये इसका प्लस पॉइंट होता है, इसलिए इसका एप्लीकेशन फास्ट होता है। देखेंगे आगे चल के। अब यह बात आती है, यहां पर हमारे कुछ इंपोर्टेंट मेथड हैं। अच्छा, इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहां पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में नोड जेएस होना चाहिए। आपको पहले पता करना है आपको सेटअप कहाँ करना है, इंस्टॉल कहाँ करना है। तो जैसे मुझे इंस्टॉल करना है डी ड्राइव 7 to 8 रिएक्ट के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट को दबाते हुए राइट क्लिक, ओपन पावर सेल विंडो ईयर का ऑप्शन आएगा, वैसे नहीं आएगा, देखिए शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसका पाथ आ जाएगा। अब इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं एन, पहले नोड चेक करो नोड है या नहीं है, नोड -b, बिल्कुल है, npm-b। सबसे पहले दोनों वर्जन आने चाहिए आपके सिस्टम में। अगर नोड इंस्टॉल होगा तो npm का वर्जन भी दिखाएगा और नोड का वर्जन भी दिखाएगा। जब ये दोनों वर्जन आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, क्या कमांड होती है उसकी, npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस प्रोजेक्ट का नाम माई प्रोजेक्ट, जो भी देना है आपको। सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपका कुछ इस टाइप से प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। जैसे मैंने माई प्रो दिया यहाँ पर, मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो रखा है पहले से। दूसरा तरीका होता है, भाई मुझे npx की हेल्प से इसको सेटअप नहीं करना है, मुझे किसकी हेल्प से करना है, वाइट की हेल्प से करना है। तो यहाँ पे वाइट का कॉन्सेप्ट भी आता है, आप वाइट की हेल्प से भी किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। तो इसकी कमांड होती है npm स्पेस क्रिएट स्पेस वाइट @लेटेस्ट प्रोजेक्ट का नाम माई वाइट प्रोजेक्ट। इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं इंस्टॉल। दोनों तरीके होते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो ये मेरा वाइट से इंस्टॉल होगा और वो मेरा क्रिएट रिएक्ट ऐप से इंस्टॉल होगा। दोनों तरीके आपके पास, मैंने दोनों यहां पे इंस्टॉल कर रखे हैं, ये मेरे इंस्टॉल हो रखे हैं। मैं सबसे पहले चल रहा हूं माई प्रो, जो मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप से इंस्टॉल किया है उसकी तरफ चलता हूं। आपको क्या करना है, अपने वीएस कोड में इसी प्रोजेक्ट को, इसी फोल्डर को ब्राउज करना पड़ेगा। बाहर वाले फोल्डर को ब्राउज नहीं करना, जो ये रिएक्ट वाला है इसको नहीं करना है आपको। ब्राउज किसको करना है, माई प्रो वाले। अब यहां पर मैं इसको ब्राउज करता हूं, ओपन फोल्डर, कौन से फोल्डर को ओपन करना है, 7 वाले में जाओ, रिएक्ट वाले में जाओ, ये रहा माई प्रो, इसको सेलेक्ट कीजिए,
सिलेक्ट फोल्डर। अब इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ब्राउजर पर अपना टर्मिनल ओपन करना है, और यहां पे एक कमांड होती है npm start। npm start, जैसे npm स्टार्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपके इस प्रोजेक्ट को 3000 कोड पर एग्जीक्यूट करेगा। और वहां पर एक एरर आएगा, उस एरर को रिजोल्व करते हैं, अभी दिखाता हूं मैं। अगर किसी का एरर आता है तो मेरा आ रहा होगा, दिखाऊंगा अभी, जो कल आ रहा था। तो ये फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये मेरा ब्राउजर पे रन हो रहा है। ये देखिए, यहां पर रन तो हो गया। यहां पर क्या कर रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर कैन नॉट रिजॉल्व वेब वाइटल, एरर आ रहा है ये। आपको क्या करना होगा, सोर्स में जाना है, और सोर्स में जाने के बाद इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यहां पर ये पैकेज नहीं मिल रहा, ये देख रहे हैं। आप क्या करेंगे, यहां से इसको हटा देंगे, जो कमेंट बना हुआ है इसके नीचे जो है, और जो इंपोर्ट हो रहा है इसको भी हटा देंगे। किस वाली फाइल में से, इंडेक्स डॉट जेएस में से। फाइल को सेव करेंगे। ये आपका सक्सेसफुली रन हो चुका होगा, जैसे कंपाइल करेगा सक्सेसफुली रन हो गया, कोई रन नहीं आ रहा होगा। और इसको सेव कीजिएगा, और सेव करने के बाद जैसे आप ब्राउजर पर जाएंगे, ये कंपाइल हो रहा है अभी, तो ये क्या करेगा, आपके ब्राउजर पर ये देखो सक्सेसफुली रन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे देखेंगे कोई एरर नहीं हुआ। तो जब आप रैक का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो उसका ये आउटपुट आता है। अब यहाँ पर जो फोल्डर स्ट्रक्चर बन के आया है, इसका क्या मतलब है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर का मतलब समझिएगा, किसका क्या मतलब है। यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर है नोड मॉड्यूल का। इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर का मतलब है, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जिस जिस पैकेज, जिस जिस डिपेंडेंसी की जरूरत थी, उसने इस नोड मॉड्यूल के अंदर जाकर 1 बाय 1 फोल्डर बना दिए हैं सबके। और पूरे प्रोजेक्ट में इसी का सबसे बड़ा साइज होता है नोड मॉड्यूल का। आगे चल के हम क्या करेंगे, जब अपने प्रोजेक्ट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ले जाएंगे, तो यहां से नोड मॉड्यूल को डिलीट करेंगे क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और पूरे प्रोजेक्ट को दूसरे सिस्टम पर ले जाएंगे, तो वहां पर npm इंस्टॉल से इस नोड मॉड्यूल को वापस ले आएंगे। दूसरा फोल्डर होता है पब्लिक वाला। इस पब्लिक के अंदर ही आपकी एक इंडेक्स की फाइल होगी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और पूरे प्रोजेक्ट में यही एचटीएमएल की फाइल है, और कोई एचटीएमएल की फाइल नहीं होती है। और इस एचटीएमएल की फाइल में यहां पे एक डिप बना हुआ है रूट नाम का पूरा प्रोजेक्ट उसी उठ के इसी डिप में आना है। और जब पूरा प्रोजेक्ट उठ के इसी डिप में आएगा तो आपके सामने डिस्प्ले होगा। इसके बाद यहां पर एक फेविकॉन डॉट आईसीओ, ये फेविकॉन आइकन ये वाला है टाइटल के पास में जो होता है। अगर आपको टाइटल के पास में ये देना है तो इसका नाम लिखना होगा फेविकॉन डॉट आईसीओ के नाम से सेव करना पड़ेगा। इसके बाद लोगो डॉट 192.png, एक लोगो ये है, एक लोगो ये है, दो लोगो है छोटा बड़ा, ये अलग अलग ब्राउजर के लिए अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे मैनीफास्ट डॉट जेसन का मतलब है, अगर आपको अपने मोबाइल बोर्ड पर, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन देनी है तो यहीं पर अपना कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद रोबोटिक्स डॉट टीएक्सटी, ये रोबोटिक्स की फाइल है। तो पब्लिक के अंदर आपको ऐसी चीजों को रखना है जो स्टैटिक होंगी, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की फाइल, सीएसएस की बूटस्ट्रैप की फाइल आपको इसी पब्लिक के अंदर रखनी होगी। नेक्स्ट फोल्डर आता है हमारा सोर्स वाला, और सोर्स वाला फोल्डर हमारा मेन फोल्डर होता है। इस सोर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बन के आया है जिसका नाम है एप डॉट जेएस। ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट की फाइल है एप डॉट जेएस। एप डॉट जेएस से पता चल रहा है कि जब जब आप कंपोनेंट की फाइल बनाएंगे, उसका पहला करेक्टर कैपिटल होना मस्ट है। जब जब कंपोनेंट की फाइल बनाएंगे, उसका पहला करेक्टर कैपिटल होना मस्ट है। और इसको डॉट जेएस से सेव करो या डॉट जेएसएक्स से सेव करो, ऑप्शनल है यहां पर। अब ऐप डॉट जेएस में सीएसएस की नीड है, तो इन्होंने इसी नाम की फाइल बना रखी है ऐप डॉट सीएसएस। इस कंपोनेंट की सीएसएस की फाइल ये रही, और एक फाइल ये रही टेस्टिंग की। जब कंपोनेंट बनता है उसको टेस्ट करना पड़ता है।
तो ये सेम नाम, इससे पता चल रहा है कि भाई जिस नाम से कंपोनेंट बनाया उसी नाम से सीएसएस की फाइल बनाओ, उसी नाम से टेस्टिंग की फाइल बनाओ। हो सकता है 10 20 50 100 आपके कंपोनेंट हो, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। उसके बाद एक आता है इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस जो हमारा, यहीं से जावास्क्रिप्ट को एंट्री पॉइंट है हमारे एचटीएमएल की फाइल में। हमारी जो एचटीएमएल की फाइल है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, पूरा का पूरा कंपोनेंट यहीं से एंट्री करता है आपकी एचटीएमएल की फाइल पर। ये देखो आपका ऐप वाला कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट हो रखा है, और यहाँ से ये रेंडर हो रहा है यहाँ पर, ये देखो यहीं से जाता है। और अगर आपको 10 20 50 कंपोनेंट हैं, तो अगर उन पर एक जैसे सीएसएस पास करनी है, उसके लिए इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल है। इसने कह रखा है बॉडी में ये आना चाहिए, कोड में ये आना चाहिए, तो ये सारे कंपोनेंट के लिए वैलिड है। उसके बाद लोगो डॉट एसवीजी, एक लोगो दिया हुआ है यहाँ पर। इंडेक्स डॉट जेएस का मतलब है जो भी कंपोनेंट बनता है, कंपोनेंट को एचटीएमएल की फाइल पे कौन ले जाएगा, यही लेके जाएगा। कंपोनेंट को यहाँ पे उठाएंगे, उठाने के बाद यहाँ पे रेंडर कराएंगे, यही लेके जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट वेब, ये भी बता नहीं सकते, इसको छोड़िएगा। सेटअप डॉट टेस्ट, ये टेस्टिंग के लिए है। सेटअप टेस्ट में जो होता है, तो ये हमारा सोर्स हुआ। गिट इग्नोर, गिटअप पर पुश करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को। अब यहां पर दो फाइल और है हमारी, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन का मतलब इस प्रोजेक्ट में जो जो पैकेज यूज हुआ है उसका रेफरेंस यहां होगा, और इसके वर्जन कंट्रोल यहां हो रहे होंगे, कौन सा वर्जन आया है। जब आप नोड मॉड्यूल को डिलीट करते थे, एनपीएम इंस्टॉल इन दोनों फाइलों से ही रेफरेंस उठाता है, तो भाई इस पूरे प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेज, कौन कौन सी डिपेंडेंसी है, तो यहां से रेफरेंस उठाएगा, यहां से वर्जन उठाएगा, और उसको आपके प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल के अंदर 1 बाय 1 फोल्डर बनाना स्टार्ट कर। और ये रीडमी डॉट एमडी बताया था मैंने, याद है नहीं बताया? रीडमी डॉट एमडी बताया, ठीक है। इसको देखिएगा, एम डाउन, इसका नाम है एमडी। एम फॉर मार्क, और इस एरो का मतलब डाउन, मार्क डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जब आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हुआ, चाहे वो आपकी मिक्सी हुई, चाहे वो आपका गीजर हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप देखते होंगे उसके साथ एक बुकलेट आती है, आती है। और बुकलेट इंडिकेट करती है कि आपका जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है। अगर बाई चांस आप कोई प्रोडक्ट खरीद खरीद के लाए फिजिकल, तो उसमें वो बुकलेट नहीं निकले, आप समझते हैं ये बेकार है, समझते नहीं समझते? तो उस बुकलेट का काम क्या होता है? उस बुकलेट का काम है कि जो भी आपने फिजिकल प्रोडक्ट खरीदा है उसके इंस्ट्रक्शन बताता है कैसे यूज करना है, क्या है, कैसे, यही होता है। तो जब वहां पर प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बुकलेट इंडिकेट कर रही है ओरिजिनल और डुप्लीकेट, तो जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इस प्रोजेक्ट में भी आपको रीडमी डॉट एमडी, एमडी मीन्स मार्क डाउन, से फाइल सेव करनी होती है। और ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर हमें किस तरीके से यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या है, कैसे है, ये बताना पड़ेगा। तो जब जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको रीडमी डॉट एमडी से एक फाइल सेव करनी होगी, हमेशा ध्यान रखना। चाहे वो एचटीएमएल से प्रोजेक्ट बनना है, चाहे वो सीएसएस से बनना है, किसी से बनना हो, रीडमी डॉट एमडी वीएस कोड में जाकर बना दीजिएगा, उसमें इंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा हमें कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, बस यही होता है। वैसे देखता कोई नहीं है इसको, सब जानते हैं। आप बुलेट लाते हैं, चलाना नहीं जानते? जानते हैं बिल्कुल। मोबाइल चलाना नहीं जानते? जानते हैं। क्या उसको कभी यूज किया? नहीं किया, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारा ओरिजिनल है। देखो जी, तो ये हमारा क्या था, फोल्डर स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हेलो प्रिंट करा देते हैं। तो हमें करना क्या है,
सबसे पहले यहाँ पर हम क्या क्या चीजों को डिलीट कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट इसके अंदर रहे, बाकी चीजों को डिलीट करना है। तो देखो जी, मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। पब्लिक के अंदर केवल इंडेक्स की फाइल रखनी है, बाकी चीजों को डिलीट। पब्लिक के अंदर क्या रखना है? केवल इंडेक्स, बाकी चीजों को डिलीट, सबको डिलीट कीजिए। फालतू चीज डिलीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। मैं दिखा रहा हूं, जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तब तब इनको यूज करेंगे। पब्लिक में क्या बचा? सोर्स पे आइए, ऐप डॉट सी एस एस डिलीट, टेस्ट वाले डिलीट, इंडेक्स डॉट सी एस एस डिलीट, लोगो डिलीट, रिपोर्ट वेब डिलीट, सेटअप टेस्ट डिलीट। कौन सी फाइल बची? ऐप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, और ऐप डॉट जेएस में जो कुछ है इसको हटाइए, यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे। और इंडेक्स के अंदर हमें क्या करना होगा? इंडेक्स डॉट सी एस एस हटा दी हमने, बाकी सेव कर दो, कोई एरर नहीं आना चाहिए इतने करने के। तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? तो पब्लिक के अंदर आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने ये मेनी फास्ट वाला फाइल हटा दी है, तो इस लिंक को भी हटा देंगे लाइन नंबर 17 से। लाइन नंबर 12 से ये लोगो हटा देंगे क्योंकि हमने इन दोनों को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल रखनी है आपको, और आपको ऐप के अंदर ऐप डॉट जेएस बिल्कुल खाली कर देनी है। और इंडेक्स डॉट जेएस अब इसमें है क्या बताऊंगा अभी। आप चाहे तो इसको कमेंट बना दो, अभी कमेंट बना देते हैं, नया करेंगे सब कुछ। ठीक है जी, यहां तक। अब हमारा काम क्या है? ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट की फाइल है, इंडेक्स डॉट जेएस यहां से एंट्री पॉइंट है कंपोनेंट को। तो यहां पर रिएक्ट जेएस के अंदर जो कंपोनेंट बनते हैं, कंपोनेंट बनाने के तीन तरीके हैं। एक कंपोनेंट बनता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बनता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट बनता है कंपोजिट कंपोनेंट। तो यहां पर हमें सबसे पहले एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही बनाना है। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या देना है आपको? मैंने दिया यूजर। यूजर का यू कैपिटल रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपोनेंट का नाम जब भी रखेंगे पहला कैरेक्टर कैपिटल रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फंक्शन ऐसी बनता है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो रिटर्न करता है, यहां पर रिटर्न करता है एक जेएसएक्स एलिमेंट, क्योंकि जेएसएक्स यहां पर इंक्लूड है। दिखाता हूं, इसके अंदर एक बाइबल होगा, हमारा बाइबल का सेटअप आया होगा, ये रहा। ये देखो कहां है बाइबल, इसमें देखो बाइबल होगा कहीं, ये रहा, बाइबल का सेटअप आया है। तो ये यहां पर हमें क्या रिटर्न करना है? जेएसएक्स एलिमेंट। और जेएसएक्स में बता चुका हूं, सिमिलर टू एचटीएमएल। तो मैंने H1 टैब ओपन, H1 टैब क्लोज, ये एक जेएसएक्स एलिमेंट है। मुझे लिख दिया वेलकम टू डीकैट इंडिया, मेरा कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट को रेंडर कहां से करना है? इंडेक्स वाली फाइल से। इंडेक्स वाली फाइल पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो इंपोर्ट कब होगा? जब ये एक्सपोर्ट हो चुका होगा। एक्सपोर्ट क्या नाम है? यूजर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करो, क्या नाम है? यूजर। जब ये एक्सपोर्ट हो गया, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या नाम है? यूजर। कहां रखा हुआ है? ऐप डॉट जेएस वाली फाइल। ये हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़े थे, याद हो। जब ये हमारा कंपोनेंट बन गया तो इस कंपोनेंट को यहां से रेंडर कराएंगे, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब रेंडर कौन कराएगा? हमें डोम में, डोम के अंदर लेके जाना है। तो डोम का पैकेज हमें रिएक्ट डोम से लेना पड़ेगा। इंपोर्ट रिएक्ट डोम कहां से? रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट से। रिएक्ट डोम द स्लैश क्लाइंट, इसका पैकेज इसके साथ आया है, हमने उसके अंदर से रिएक्ट डोम को इंपोर्ट कर लिया। कर लिया जी। अब हमें क्या करना होगा? यहां पे एक वेरिएबल लेट डाटा इज इक्वल टू, अब ये रिएक्ट डोम क्या करेगा? एक रूट क्रिएट करेगा। डॉट क्रिएट रूट नाम का एक मेथड होता है। कहां पर रूट क्रिएट करना है? जो एचटीएमएल की फाइल में एक डिप बना हुआ है, यहां पर इस वाले डिप को गेट करना पड़ेगा। आईडी का थ्रू नाम दिया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो क्या नाम है उसका? रूट। अब इसने क्रिएट रूट ने क्या किया? इस वाले पर एक रूट क्रिएट करके कहां डाल दिया? डाटा में।
अब इसको डिस्प्ले कराना है, डाटा डॉट रेंडर, डाटा डॉट रेंडर मेथड किसको कराना है, क्या नाम है कंपोनेंट का, यूजर। अब ये सेल्फ क्लोजिंग बनेगी, अपना खुद का JSX एलिमेंट बनाना, बस हो गया काम। सेव करो, कोई रन नहीं आएगा, और चेक करो आपका जो कंपोनेंट में था ये वाला, ये उठ के यहाँ पे आ रहा होगा, वेलकम टू डिक्वेट इंडिया, एक कंपोनेंट हमारा बन गया। अब यहाँ पर दो तीन चीजों को देखना है हमें, दो तीन चीजों को क्या देखना है, आइए अब दिखाता हूं मैं आपको। PPT की तरफ आइए थोड़ा सा, और यहाँ पर मेथड की तरफ आए। सबसे पहला मेथड जो रेंडर है, कौन सा रेंडर मेथड, ये वाला रेंडर मेथड, इसकी बात चल रही है। ये वाला जो रेंडर मेथड है, ये रेंडर मेथड का काम क्या कर रहा है, ये देखिएगा, बता रहा है रेंडर मेथड इज ए ओनली रिक्वायर्ड मेथड इन ए क्लास कंपोनेंट में होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है, और इट एग्जामिन दिस डॉट स्टॉप्स, ठीक है। रेंडर में फंक्शन विल प्योर मीनिंग द मॉडिफाई, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ पहले। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पे आइएगा, यहाँ पे इस वाली चीज पे, ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक JSX एलिमेंट। अब JSX एलिमेंट रिटर्न क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्ट एलिमेंट, यू कैन क्रिएट ए रिएक्ट एलिमेंट यूजिंग रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अगर इसके अंदर बाइबल नहीं होता तो हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करना पड़ता, एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करना पड़ता। इसमें हमारे जब सेटअप किया तो इसके साथ बाइबल का सेटअप आया है। बाइबल क्या करता है, बाइबल का काम है, अभी नहीं आगे आएगा। तो जब बाइबल है तो इसके अंदर क्या करेगा, ये रिएक्ट एलिमेंट, ये रिटर्न या तो रिएक्ट एलिमेंट करेगा या JSX करेगा। JSX कौन सी कंडीशन में करेगा, जब बाइबल होगा, तो अगर बाइबल नहीं है तो रिएक्ट एलिमेंट। यहाँ पे वही बताया गया रिएक्ट एलिमेंट क्या है। तो यू कैन क्रिएट ए रिएक्ट एलिमेंट, रिएक्ट एलिमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा किसकी हेल्प से, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसके अंदर पास करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, क्या CSS देनी है, क्या उसकी वैल्यू देनी है। ये तो एक हुआ, अगर हमें 10 20 50 करने पड़ेंगे तो कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाए फिर नल का क्या काम है? CSS के लिए। तो अगर इसी चीज को मैं बात करूं JSX में, तो JSX चल के देगा H1 टैग ओपन, H1 टैग क्लोज, ये JSX बन गया। तो ये इजी है या ये इजी है, तुम्हारा JSX इजी है। इसलिए हमने जो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप आता है उसके साथ बाइबल आता है, तो बाइबल हमेशा JSX एलिमेंट ही लेता है। अगर बाइबल नहीं होता तो हमें यहाँ पर रिएक्ट के एलिमेंट क्रिएट करने पड़ते हर बार, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, जो रेंडर मेथड होता है इसका काम क्या है, कौन सा एलिमेंट और कहां पर करना है। तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, इट टेक्स ए रिएक्ट एलिमेंट एंड रेंडर इट टू ए डॉम नोड। ये कौन सा कर रहा है, यहां की बात चल रही है। तो रिएक्ट डॉम ने क्या किया, एक रूट क्रिएट किया, यहाँ पर क्रिएट रूट कहां पर किया है, जो HTML की फाइल में हमारा एक डिप बना हुआ है, वहां पर इसने एक रूट क्रिएट किया, और रूट क्रिएट करने के बाद वेरिएबल ले लिया और इसको रेंडर करा दिया डॉम के अंदर। तो ये हमारा जो कंपोनेंट था वो डॉम के अंदर पहुंच चुका है। बात समझ में आई। अब यहां पर रिक्वायरमेंट्स NPM, हमारा NPM क्या है देखिएगा। NPM बताया था मैंने, नोड पैकेज मैनेजर होता है। बता रहा है इट इज यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ ए वास्ट इकोसिस्टम ऑफ थर्ड पार्टी पैकेज। मतलब हमने जो सेटअप किया रिएक्ट का, इसके अलावा अगर हमें कुछ थर्ड पार्टी का और चाहिए, जैसे बूट स्टेप चाहिए थर्ड पार्टी का, हमें कोई स्लाइडर चाहिए थर्ड पार्टी का, हमें कोई CSS चाहिए थर्ड पार्टी की, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा NPM की हेल्प से। बता रहा है जी यही काम करना है इसको। हाँ, मतलब जो डिफॉल्ट आया है इसके अलावा कुछ और चाहिए आपको, ये तो डिफॉल्ट आ गया आपका, इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो वो किससे इंस्टॉल होगा, वो आपका NPM की हेल्प से इंस्टॉल होगा। एंड इजी इंस्टॉल और अपडेट कर। अब आता है वेब पैक, जहां वेब पैक क्या होते हैं आपके, अगर कोई पूछे वेब पैक क्या है, यहाँ पर वेब पैक इज ए स्टैटिक मॉड्यूल, यहाँ पे एक स्टैटिक मॉड्यूल है, बंडल फॉर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। व्हेन वेब पैक process your application, it internally bundles a dependency graph which may every module your project need and generate one or more bundles। कहने का मीन्स क्या हुआ, इसने क्या किया, पैकेज डॉट जेसन पे आइए,
और पैकेज डॉट जेसन पर इसने क्या किया होगा, यहाँ पर अभी कोई रेफरेंस नहीं है, जैसे ये रिएक्ट डॉम का एक बंडल आया होगा और यहाँ पर देखो बाइबल का रेफरेंस नहीं है, तो बाइबल के बंडल कहाँ पर बने हुए, यहाँ पर देखो एक बंडल ये है हमारा, एक बंडल ये है, एक बंडल ये है, सारे बंडल हैं। और इनके अंदर अगर आप फोल्डर देखेंगे, यहाँ पर दिखाता हूँ, आप बाइबल को ही दिखाता हूँ मैं अभी आपको। बाइबल चेक करो कहाँ है बाइबल, ये रहा। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर फोल्डर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये पूरा एक बंडल होगा, इसी बंडल कहा गया है, वेब पैक कहा गया है। उसके बाद बाइबल, अब इसकी बात चल रही है देखो बाइबल की, जो मैं बाइबल की बात कर रहा था, क्या कह रहा है, बाइबल इज ए टूल चेन। बाइबल क्या है, इसमें एक टूल चेन है। इसका काम क्या है, दैट इज मेनली यूज टू कन्वर्ट इक्मास्क्रिप्ट 2015 या इससे एबव, जो भी आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, इक्मास्क्रिप्ट 2015 वाली या इससे ऊपर वाली कोड इनटू ए बैकवर्ड कंपैटिबल वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट इन करंट एंड ओल्डर ब्राउजर ऑन द एनवायरनमेंट। तो इस बाइबल का काम है आपके जो जावास्क्रिप्ट के जो भी कंपैटिबल ब्राउजर हैं जिसमें सपोर्ट नहीं करता डायरेक्ट वो, तो उस वेब ये बाइबल क्या करेगा, पुराना कोई ब्राउजर हो नया कोई ब्राउजर हो उसको कंफर्टेबल बना देता है, उसको लोड करा देता है, हर ब्राउजर में ये लोड होता है, इसका काम ये होता है। इसलिए यहां पर हमें जेएसएक्स यूज करना होता है। बता रहा हूं आगे देखो। अब रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट ये बता चुका हूं आपको, यहाँ पे देखिएगा रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर बता चुका हूं मैं आपको, रेंडर मेथड बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हमारे मेन यही थे, एक एनपीएम था, एक वेबपैक था, एक बाइबल था। वेबपैक क्या करता है, कोई भी हमारा मॉड्यूल जो बंडल में है, वो मॉडल जावा एप्लीकेशन के अंदर होते हैं, वो क्या करता है उनको बंडल के फॉर्मेट में जनरेट कर देता है। जैसे हमने कोई एक वेबपैक लिया रिएक्ट डॉम का, उसने उसका बंडल बना दिया। हमने कोई बूट स्टेप का वेबपैक लिया, उसने उसका बंडल बना दिया, तो वही काम करता है। ठीक है जी।